बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि इमरान खान साहब जेल में क्यों हैं और वो जेल से बाहर क्यों नहीं आ पा रहे। क्या उनकी पार्टी उनको जेल से बाहर लाने में संजीदा है? और बार बार जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि इस पार्टी को तमाम वोट जो पाकिस्तानियों ने दिए वो इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालने के लिए दिए थे, तो अभी तक इमरान खान साहब जेल के अंदर क्यों हैं और वो बाहर क्यों नहीं निकल रहे? क्या पार्टी कंप्रोमाइज़ हो चुकी है? ये सारे सवाल आते हैं जो बार बार उठाए जाते हैं। मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख देता हूँ और इसके ऊपर हम ऐसी डिबेट करेंगे कि जिसमें वो चीज़ें सामने आ जाएंगी जिन्हें हम नॉर्मली नज़रअंदाज कर देते हैं। देखिए, एक चीज़ तो ये है कि एक मायूसी फैलाई जाती है, बार बार ये कहा जाता है कि इमरान खान साहब की पार्टी सारी की सारी बिक गई, सारे लोग कंप्रोमाइज़ हो गए और सब लोग जो है वो अब उस तरफ से खेल रहे हैं, लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए या हुकूमत के साथ मिल गए। ये बातें बार बार की जाती हैं। देखिए, जो इमरान खान का साथी है ना, वो इमरान खान का साथी है। अब हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा सख्ती बर्दाश्त कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उतनी सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकते। सबके अपने अपने अलग अलग लेवल्स हैं ना। लेकिन इमरान खान के दुश्मन तो नहीं हो सकते। यानी जो लोग इमरान खान साहब की पार्टी में आज भी मौजूद हैं वो कुछ ना कुछ तो उन्होंने कुर्बान किया ही हुआ है ना सबने। अब अगर इमरान खान साहब को बाहर लाना है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या क्या सकती है, सबसे पहले उन चीज़ों पर गौर कर लेते हैं। नंबर एक, अदालती जंग। पहली चीज़ तो अदालत होती है ना। तो अदालत में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब के मुकदमात को ठीक लड़ा? तो इसका जवाब है कि जी, मुकदमात तो ठीक लड़े, बल्कि ज़्यादातर मुकदमात में इमरान खान साहब को बाइज्जत बरी करवाया। अदालत के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने झंडे गाड़े हैं, ज़बरदस्त तरीके से काम किया है। तमाम तरफस्तायत और हथकंडों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने अच्छे मुकदमात लड़े हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि बाज़ जगह पे हम ये निशानदेही करते रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वकला के पीछे आकर खड़े होना चाहिए, अदालतों में बार बार जाना चाहिए, प्रेशर बढ़ाना चाहिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाज़ औक़ात नहीं बढ़ा पाती। लेकिन कानूनी जंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना काम किया है। अब पूरी की पूरी अदलिया ही कंट्रोल हो गई है, मर्जी के जजेस, मर्जी के बेंचेस आ गए हैं, तो वहां फिर वो वकला बेचारे क्या कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने मुकदमा ठीक लड़े हैं। दूसरा, अवामी सतह पर भरपूर तहरीक चलाई, जलसे जुलूस, रैलियां, अवामी राब्ता मुहिम। क्या ये काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है? बिल्कुल, ये काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। ये इस मुल्क की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो लीडर के बगैर निकल आती है बाहर। यानी इमरान खान की जेल से सिर्फ एक कॉल आती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पे आ जाती है और वो लब्बैक कहती है उस कॉल के ऊपर। तहरीक इंसाफ ने बड़े बड़े जलसे भी किए, जुलूस भी किए, रैलियां भी की और अवामी राब्ता मुहिम भी उन्होंने चला कर रखी। लेकिन यहां एक सवाल पैदा भी होता है, वो ये है कि क्या इमरान खान की कॉल के बगैर कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद से कोई एहतजाज किया इमरान खान साहब के लिए? ज़रा इस पर गौर कीजिएगा। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब की कॉल पे हमेशा लब्बैक कहा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत बाहर मौजूद है उन्होंने अपने से कोई प्लान किया कि अब हम इमरान खान साहब की रिहाई के लिए फलां जलसा करने जा रहे हैं, फलां जगह जुलूस करने जा रहे हैं, फलां जगह पे एक रैली निकालने जा रहे हैं? जब भी ऑर्डर दिया, चाहे पेशावर का है, चाहे स्वाबी का है, चाहे इस्लामाबाद का है, चाहे लाहौर का है या जहां का भी है, वो इमरान खान साहब ने ऑर्डर दिया। इमरान खान साहब के अहकाम के ऊपर एहतजाज किया गया। खुद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनिशिएटिव नहीं लिया, उन्हें खुद भी इनिशिएटिव लेना चाहिए था। बदतरीन रुकावटें भी उनके रास्ते में हैं। यानी जितनी रुकावटें उनके रास्ते में डाली जाती हैं, इतनी रुकावटों के साथ तो घर से निकलना मुश्किल होता है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने बार बार अपना लोहा अवामी मैदान में मनवाया। तीसरा, अपोजिशन का भरपूर किरदार क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदा किया? तो कई जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बेहतरीन अपोजिशन की है, चीज़ें जो हैं वो पूरी दुनिया को बताई हैं, चीज़ों को हाईलाइट किया है, असेंबली के अंदर आवाज़ उठाई है, सेनेट के अंदर आवाज़ उठाई है, हुकूमत को टफ टाइम दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, वाइट पेपर्स के ऊपर काम किया है। लेकिन कई जगहों पे जहां उन्हें काम करना चाहिए था वो काम नजर नहीं आया। मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसे इशूज हैं जहां पे अपोजिशन को फ्रंट फुट पे आना चाहिए था, अपोजिशन फ्रंट फुट पे नहीं आई। 26 नवंबर के बाद अपोजिशन जो कुछ कर सकती थी वो हमने देखा कि अपोजिशन उन चीज़ों को उतने ज़ोरदार तरीके से बाज़ जगह पे कर पाई और बाज़ जगह पे नहीं भी कर पाई। जुनैद अकबर साहब को जब मिली ये पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप, तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक ऐसा होता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में आ गया तो रोजाना की बुनियाद के ऊपर हुकूमत के स्कैंडल्स बाहर आएंगे। मेरी जुनैद अकबर साहब से बात हुई, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मीडिया रिपोर्ट ही नहीं करता, मैं तो बहुत सारा काम कर रहा हूं वहां पे। तो फिर मैंने उनसे गुजारिश की कि जनाब, आपके पास मेरा नंबर है, आप हमारे साथ शेयर कर दिया करें जो भी आपकी कार्रवाई होती है या जो भी पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर आप कोई स्कैंडल निकाल कर लाते हैं वो स्कैंडल आप हमारे साथ शेयर जरूर किया करें। तो जुनैद अकबर साहब ने कहा जी बिल्कुल, अब हम आपके साथ शेयर करेंगे। उनको मीडिया से गिला है कि उनका अच्छा काम भी मीडिया नहीं बताता और जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो एक दबाव है हुकूमत के ऊपर, लेकिन मीडिया हुकूमत का साथ दे रहा है। बैन अवी सतह पर क्या आवाज़ बुलंद की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? तो बिल्कुल की है। ये वो काम है जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपने जिम्मे लिया और बड़े ज़बरदस्त तरीके से किया है,
बहुत बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान में होने वाले मजालिम के बारे में बताया है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के बारे में बताया है, ख़वातीन और बच्चों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हुई उसके बारे में बताया है, पाकिस्तान में जो इस वक्त पार्लियामेंट की सूरत हाल है, जो रियासत की सूरत हाल है, उन तमाम चीज़ों के बारे में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पूरी दुनिया को आगाह किया है। इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने वाकई बहुत काम किया और उसके नताइज भी हम देख रहे हैं। अपोजिशन इत्तेहाद कायम किया जाए, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। 5वां नुक्ता जो है वो ये है। तो क्या इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई? तो अब तक की इतला के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने एक अपोजिशन इत्तेहाद तो कायम किया हुआ है, लेकिन फजलुर रहमान साहब के मामले में बार बार एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। फजलुर रहमान साहब अगर इस हुकूमत से लड़के किसी तरह से अपोजिशन के साथ शामिल हो जाएं तो ये एक बड़ी ताकत बन सकती है, लेकिन फजलुर रहमान साहब पे भरोसा करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो बार बार एक सुराख से डसे जा चुके हैं। छठी जो चीज़ है वो ये है कि ये तमाम फैक्टर्स जितने भी दबाव के हैं, अगर इन सारों को इकट्ठा किया जाए तो क्या इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कैश करवा सकी? ज़रूरी ये नहीं है कि आप अवामी एहतजाज को बढ़ाएं, अवामी दबाव को बढ़ा दें, आप बैरूनी दबाव को बढ़ा दें, आप अपोजिशन अपना दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, हुकूमत को हर फील्ड के अंदर टफ टाइम दे। ये सब कुछ हो रहा हो और इससे कामयाबी मिल रही हो, ये ज़रूरी नहीं है। हो ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर मुख्तलिफ शोबों में बहुत अच्छा डिलीवर कर भी रही है तो वो उसको कैश नहीं कर पा रही। यानी कैश करने का मतलब यह है कि कम से कम वो इमरान खान साहब की रिहाई पर और नए इंतखाबात के ऊपर इस निज़ाम को आमादा तो करे, और ये तब होगा जब एस्टेब्लिशमेंट इस दबाव के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ बैठेगी और ये किसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना सियासी रोल ख़त्म करे, अदलिया के ऊपर दबाव हटाए ताकि इमरान खान साहब बाहर आए और उसके बाद पाकिस्तान एक नए इलेक्शन की तरफ जाए। तो ये जो आखिरी नुक्ता है, यहाँ पर अभी तक मुझे कोई सरगर्मी नज़र नहीं आती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये दावा करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, और वो बार बार कहते हैं कि हम बहुत करीब पहुंच गए हैं, हमारे एस्टेब्लिशमेंट से भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमारे दीगर जगहों पे भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैकडोर चैनल हमारे राब्ते खुले हुए हैं, और ये जो प्रेशर एक अवामी बनता जा रहा है या बैरूनी प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इसके नतीजे में हम कोई फैसला करने वाले हैं, लेकिन हमें कोई फैसला होता हुआ दिखाई नहीं देता। यानी अब तक की जो सूरत हाल है उसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी जगह पे किसी भी सूरत में कुछ हासिल करने में अभी तक कामयाब नहीं हुई। अच्छा, अब आ जाए आप, दो नए प्रोपेगेंडाज है, ये बड़ी खौफनाक चीज़ है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो इमरान खान साहब जो आर्टिकल लिखते हैं ना जेल से, उसके बाद काफ़ी दिनों तक एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। प्रॉब्लम क्रिएट ऐसे हो जाती है कि पाकिस्तान में इमरान खान के अलावा कोई दूसरा ऐसा सियासी स्टफ मौजूद नहीं है, किसी लीडर की सूरत में, किसी बड़े आदमी की सूरत में, किसी पार्टी के मेन रहनुमा की सूरत में, जो इतने बड़े बड़े आलमी सतह के अखबारात के अंदर या जरीदों के अंदर कोई आर्टिकल लिख सके। कोई भी नहीं लिख पाता। यानी नवाज शरीफ साहब आर्टिकल लिखना तो दूर की बात है, वो आर्टिकल पढ़ते भी नहीं है। बिलावल या जरदारी साहब हैं, उनका भी पढ़ने लिखने से कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी जो लोग हैं उनका भी कोई ऐसा पढ़ने लिखने से ताल्लुक नहीं है। तो बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान साहब क्योंकि लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं, वो आर्टिकल्स लिखते हैं और वो पूरी दुनिया के अंदर पढ़े जाते हैं। तो यहाँ पे एक अजीब सी सिचुएशन पैदा हो जाती है, एक एहसास कमतरी पैदा हो जाता है। और उस एहसास कमतरी के बाद बजाय इसके कि अपनी कमी को पूरा किया जाए या अपनी लीडरशिप को ये कहा जाए कि जी वो पढ़े लिखे, कुछ थोड़ा सा पढ़ने लिखने का काम करें, कुछ थोड़ी सी मेहनत करें, वो करते ही है कि इमरान खान के ऊपर अटैक कर देते हैं कि इमरान खान ने आर्टिकल कैसे लिखा। यानी बार बार ये सवाल उठाए जाते हैं कि जनाब जेल में तो उसके पास कागज़ पेन नहीं है, जनाब जेल में तो इमरान खान के पास ट्विटर नहीं है, उनके पास इंटरनेट नहीं है, तो फिर इमरान खान साहब ऐसे एक परफेक्ट आर्टिकल कैसे लिख देते हैं और वो आर्टिकल कैसे बैरून मुल्क जाकर छप जाता है और दुनिया के इतने बड़े बड़े इदारे उसे कैसे छाप देते हैं, ये सवाल लोग उठाते हैं। तो मामला ये है कि अगर आर्टिकल बाहर कैसे आता है, आर्टिकल लिखा कैसे जाता है, आर्टिकल छप कैसे जाता है, अगर ये आप लोगों को पता होता तो आप लोग इमरान खान की जगह पे नहीं होते। भाई इमरान खान आप लोगों से अलग इसलिए है कि वो आपसे 4 कदम आगे चलता है। जब इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे तो आप उनसे पूछ लीजिएगा कि जनाब आप आर्टिकल कैसे लिखते थे और कैसे वो पहुंचते थे और किस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पास ऑन होती थी और कैसे वो आलमी सतह के बड़े बड़े अखबारात के अंदर, जरीदों के अंदर छप जाती थी। जब बाहर आएंगे तो पूछ लीजिएगा। फिलहाल एक मरतबा फिर शौकत खानम के ऊपर हमला शुरू किया गया है। देखिए ये हर साल होता है, जब भी रमज़ानुल मुबारक आता है तो लोग चैरिटीज़ करते हैं, रमज़ानुल मुबारक में दिल को बड़ा करते हैं लोग, मुसलमान ख़ास तौर पे। तो रमज़ानुल मुबारक के महीने में लोग क्योंकि अतियात और सदक़ात ज़्यादा करते हैं तो हर दफ़ा इमरान खान साहब के सियासी मुखालिफिन शौकत खानम के ऊपर अटैक कर देते हैं। और इस मरतबा एक अटैक ये किया गया है कि शौकत खानम को जो पैसा दिया जाता है, अब वो ये कह रहे हैं जनाब कि वो वाला पैसा निकाल के, कोई 22 अरब रुपया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरून मुमालिक के अंदर जो है वो कोई लॉबिंग शॉपिंग करवा रही है। अब इसके दौरान का एक प्रोपेगेंडा किया गया। मामला यह है कि 22 अरब रुपए की कौन सी लॉबिंग होती है और कौन सी ऐसी फर्म है, और ये जो लॉबिंग फर्म्स होती हैं ये बाकायदा रजिस्टर्ड होती हैं और ये जो पैसा लेती हैं उसका बाकायदा रिकॉर्ड होता है। तो कोई चीज़ लाइए ना, सामने ला के रखिए आप।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओवरसीज़ हैं उनकी तौहीन की जा रही है ये कहकर। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 1 रुपया खर्च किए बगैर अपने ज़ाती ताल्लुकात को इस्तेमाल करके, जो कई कई दहाइयों से वो उन मुल्कों में रह रहे हैं और उन्होंने ताल्लुकात बनाए हैं, अपने ज़ाती ताल्लुकात और अपने ज़ाती वसाइल इस्तेमाल करके इमरान खान साहब के लिए बैरून मुल्क में लॉबिंग की है। और लॉबिंग करने के लिए आपके पास मवाद होना चाहिए। वो मवाद उनके पास बहुत ज़बरदस्त है। वो जब बताते हैं फस्तायत है तो वो नज़र आती है, जब बताते हैं जुल्म जबर है तो वो नज़र आता है, जब बताते हैं कि नाइंसाफ़ी हो रही है तो वो नाइंसाफ़ी नज़र आती है। लिहाजा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ये टारगेट इतना मुश्किल था नहीं। बहरहाल उन्होंने ये किया है। अब शौकत खानम के ऊपर दोबारा से अटैक किया गया कि जनाब शौकत खानम का पैसा इस्तेमाल होता है। शौकत खानम का अपना ऑडिट है, उसकी रिपोर्ट मौजूद है, जाके आप पढ़ लें। तो मेरी तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि शौकत खानम में क्योंकि गरीबों का इलाज होता है, बहुत सारे लोगों को पैसा देकर इलाज करवाते हैं जिनके पास पैसा है, और जो लोग नहीं दे सकते उनका इलाज मुफ्त भी किया जाता है। खास तौर पे बच्चों को और नौजवानों को प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि उनकी बहुत ज़िंदगी पीछे पड़ी हुई होती है। और फिर शौकत खानम के एक के बाद एक और इमरान खान साहब ने पेशावर में, फिर कराची में भी ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लिहाजा मेरी पूरे पाकिस्तान से और पूरी दुनिया में जो भी लोग रहते हैं उन सबसे गुजारिश है कि शौकत खानम को वो चंदा दे और किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा ना बने। नाज़रीन, मीना खान आफरीदी साहब इमरान खान साहब के एक दरीना साथी हैं। इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है और ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्टेटमेंट एज इट इज आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मीना खान आफरीदी साहब ये कहते हैं अपनी असेंबली में खड़े होकर कि हमारे पास आखिरी ऑप्शन ये है कि अब हम खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को उठाकर अडियाला जेल के बाहर ले जाएं और वहां पर इजलास करें, और तब तक इजलास करें जब तक हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवा दी जाती। ये असेंबली इमरान खान साहब की अमानत है। यहाँ पे जो 95% लोग जीत कर आए हुए हैं वो इमरान खान साहब की वजह से जीत कर आए हुए हैं, और अब हमें ये करना होगा। यानी इमरान खान साहब से मुलाकात तो एक ख्वाब ही बना दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए। हत्ता के जो वज़रा हैं उनको भी इजाज़त नहीं दी जाती कि वो जाएं और जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात कर लें। फैसल चौधरी साहब ने नाज़रीन एक दावा किया है, और इस दावे की हकीकत के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन ये दावा बहुत बड़ा है। फैसल चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद ये तय हो गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पावर में किसी सूरत नहीं आने देना। अगर पीटीआई और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद बना लेते तो मुल्क में डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ लग जाना था। यानी अभी तो अनडिक्लेयर्ड है ना, वो कहते हैं ये डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ मुल्क में लग जाना था अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलकर इत्तेहाद बनाकर हुकूमत बनाने की कोशिश करते तो। और फिर फैसल चौधरी ने ये क्लेम किया कि यही लंदन प्लान था कि इनको पावर में नहीं आने देना। फैसल चौधरी साहब ने यह दावा किया। एक और बात फैसल चौधरी साहब ने कहा जी जो मौजूदा दौर में जुल्म हो रहा है ना वो मार्शल लॉ में भी नहीं हुआ। एक तो उन्होंने कहा डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ लग जाता अगर पीटीआई इक्तदार में आती तो। दूसरा उन्होंने कहा कि जो अभी हो रहा है ये तो कभी जो डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है उस दौर में भी कभी नहीं हुआ। अदालतें इंसाफ देने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई हैं। हसन नियाज़ी साहब ने नाजरीन एक पैगाम भिजवाया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब को। उन्होंने कहा कि मोहतरम चीफ जस्टिस, आपने हाल ही में मुख्तलिफ जेलों का दौरा किया है। बराए मेहरबानी वक्त निकाल कर कोट लखपत जेल में कैद सियासी कैदियों की इयादत भी करें। काश आप मिलिट्री जेल भी जाते जहां हमने 18 माह मुसलसल जिस्मानी रिमांड में गुजारे। वैसे मिलिट्री जेल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जा तो सकते हैं, जिसको भी जेल का स्टेटस देंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर ही वो आएगा ना। जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं वो पाकिस्तान के हर कोने के चीफ जस्टिस हैं और पाकिस्तान के हर इदारे के मामले के अंदर वो मुदाखलत कर सकते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वैसे जा सकते थे और जाकर उन कैदियों को देख सकते थे। यहाँ पे तो लोगों को लापता कर दिया जाता है और पता ही नहीं चलता। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कितने बाइख्तियार हैं इस बात का अंदाज़ा भी आजकल हमें हो रहा है। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हैं तो ये फॉर्म 47 के ऊपर, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की सीट पे बैठे हुए हैं। इनके हवाले से आज दावा किया गया है और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा है कि वो आज कौम के सामने कुछ हक़ाइक़ रखेंगे और वो ये बताएंगे कि उन्होंने रियासत के लिए सियासत को कुर्बान किया है। नाज़रीन, इससे पहले कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज के दिन बात करें, मैं दो चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। नंबर एक, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रियासत किसे कहते हैं और सियासत की कुर्बानी वो किसे कह रहे हैं। सियासत की कुर्बानी का सादा मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि अवाम मुखालिफ फैसले इन्होंने किए जिसकी वजह से इनकी सियासत तबाह हुई है। महंगाई और टैक्सों का बोझ इन्होंने अवाम के ऊपर लगाया जिसकी वजह से इनकी सियासत तबाह हुई है। अवाम से किए हुए तमाम वादे इन्होंने तोड़ दिए हैं जिसकी वजह से इनकी सियासत तबाह हुई है। जुल्म, जबर और फस्तायत का जो इन्होंने एक चक्की चलाई है पाकिस्तान में, उसकी वजह से इनकी सियासत तबाह हुई है। तो ये तो उन्होंने एतराफ़ कर दिया कि हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी है, अपनी सियासत तबाह करवा ली है गलत फैसले करने के नतीजे में या अवाम मुखालिफ फैसले करने के नतीजे में। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये करते हुए हमने रियासत को बचाया। अब वो रियासत किसे कहते हैं? अगर तो शहबाज शरीफ साहब एक इदारे को या चंद लोगों को रियासत कहते हैं तो फिर तो उनकी बात समझ आती है। लेकिन अगर रियासत की जो आईने पाकिस्तान के मुताबिक डेफिनेशन है उस पर आप जाते हैं तो क्या वाकई शहबाज शरीफ साहब ने रियासत को बचाया?
अब रियासत की वो डेफिनेशन देख लें, उसके मुताबिक कौमी और सूबाई हुकूमतें और पार्लिमान, जिसमें सेनेट और कौमी असम्बली ये शामिल है, और उसके अलावा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, इन चारों चीज़ों को आप इकट्ठा करें तो ये इनसे मिलकर रियासत बनती है। रियासत की बड़ी सादी डेफिनेशन है पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 8 में, और वो ये कहती है कि कौमी और सूबाई हुकूमतें, पार्लिमान और उसके अलावा लोकल अथॉरिटीज़, ये है आपकी रियासत। तो क्या इसको बचाया शहबाज शरीफ साहब ने? कौमी असम्बली के अंदर तो नकाबपोश दाखिल हो गए। हुकूमतों की हालत आपके सामने है। वजीर अपनी मर्जी से रख नहीं सकते शहबाज शरीफ साहब, हालात उनके ये हैं, और लोकल बॉडीज के तो इलेक्शन ही नहीं हो रहे। अगर आप इन सारी चीज़ों को प्लस और माइनस करें तो ये वाली रियासत तो शहबाज शरीफ साहब ने नहीं बचाई। तो फिर शहबाज शरीफ साहब रियासत कहते हैं किसे? कोई एक इदारा या एक शख्सियत कभी भी रियासत नहीं हो सकती। हाँ, आप उसको एस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं। तो अगर वो ये कहें कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए सियासत कुर्बान कर दी, हकायक कौम के सामने रखेंगे शहबाज शरीफ साहब, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वो कहेंगे कि रियासत के लिए किया, तो रियासत के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि रियासत को उल्टा कमजोर किया, रियासत को उल्टा नुकसान पहुंचाया है। हालात ये है कि जिन लोगों के खिलाफ इंक्वायरी लगनी चाहिए, हालात ये है कि जिन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, वो लोग खुद एक्शन लेने के ड्रामे कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे चीनी के मामले में ये मामला कुछ अर्सा पहले उठाया गया था। यानी लाहौर की परचून मार्केट में अक्सर दुकानों पर चीनी, इस वक्त अदनान आदिल साहब ये खबर दे रहे हैं कि लाहौर में परचून की मार्केटों पर जो चीनी है वो 165 रुपए फी किलो हो गई है। शहर में बाद मुकामात पर चीनी 170 रुपए फी किलो तक बेची जा रही है। जब इमरान खान साहब के दौर में इससे 100 रुपया कम थी ना, तो इन्होंने खप डाली हुई थी कि चीनी चोर, चीनी चोर, चीनी चोर। जितनी इमरान खान साहब के दौर में थी उससे डबल कीमत पे आ गई है, लेकिन ये फिर भी सक्के सवेतरे हैं। इमरान खान साहब के दौर से डबल कीमत के ऊपर चीनी बेचकर भी ये ईमानदार है और ये रियासत बचा रहे हैं। जनाब, अब इसने कहा यह कि जब बरामद की इजाजत दी थी, जिस वक्त इन्होंने कहा कि चीनी को पाकिस्तान से बाहर भिजवा दो, उस वक्त पाकिस्तान के मीडिया ने, हत्ता कि मैंने खुद निशानदेही की थी कि यह काम मत करें, कल को आपको मुसीबत पड़ जाएगी, पाकिस्तान में चीनी महंगी हो जाएगी, आप ये ना करें। लेकिन शुगर माफिया को फायदा दिया गया, और जब बरामद की इजाजत दी थी तो इन्होंने भड़क मारी थी कि कीमत 2 रुपए भी नहीं बढ़ने देंगे। अब कीमत 20 रुपए से ज्यादा बढ़ गई है। ये जनाब इन्होंने किया चीनी के साथ, और अभी खुद ही कहते हैं जनाब हम इंक्वायरियां लगा रहे हैं, खुद ही कहते हैं जनाब हमने फलां जगह के ऊपर जो है वो चीनी को ये कर देंगे, फलां जगह पे ये कर देंगे। भाई आप जिम्मेदार हैं। जब आपने चीनी को पाकिस्तान से बाहर भिजवाया था तो उस वक्त आपको यह कहा गया था कि पाकिस्तान में महंगी हो जाएगी, और आपने कहा था कि पाकिस्तान में 2 रुपए भी महंगी नहीं होने देंगे, और अब पाकिस्तान में 20 रुपए महंगी हो रही है। बजाय इसके कि आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, आप उल्टा ड्रामा कर रहे हैं जनाब कि हम अवाम को बचाने के लिए बड़ा एक्शन ले रहे हैं चीनी के मामले में। ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं नाज़रीन। ये खुद एक माफिया है, और क्योंकि पाकिस्तान के सियासतदानों की ज्यादातर चीनी की मिले, लिहाजा उन्हें फर्क ही कोई नहीं पड़ता। शाहिद खकान अब्बासी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया नाज़रीन, और ये जो यूक्रेन के सदर के साथ एपिसोड हुआ उसके बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। शाहिद खकान अब्बासी साहब कहते हैं कि जो सूरत हाल यूक्रेन के सदर के साथ हुई है वही हमारे साथ हो सकती है। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए जरूरी है कि अपने घर को ठीक करें। यानी पाकिस्तान को चाहिए कि वो पहले ही अपने मामलात को ठीक करे, इससे पहले कि ये लड़ाई बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के गले पड़ जाए। यानी हमें ये बात समझनी पड़ेगी ना पाकिस्तान को कि जो पंगे लिए हुए हैं उनको अब समेटना पड़ेगा। जो यूक्रेन के सदर के साथ हुआ, क्या शहबाज शरीफ साहब इतना दबाव बर्दाश्त कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। शहबाज शरीफ साहब तो पाकिस्तान में छोटा सा दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाते, या पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनका तो रिकॉर्ड अमेरिका के मामले में बहुत सीधा है, स्ट्रेट है, वो तो बिल्कुल दबाव लेंगे ही नहीं। लेकिन क्या पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी क़यादत है वो दबाव ले पाएगी? तो मेरी नज़र में उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो अमरीकी दबाव ले पाएँ। और शाहिद खकान अब्बासी साहब ने बाकायदा इस हुकूमत को वार्न कर दिया है, और वो ये बता रहे हैं कि आपके साथ ये हो सकता है, लिहाजा बच कर रहे हैं। खबरें हैं नाज़रीन और भी मेरे पास, ये मैं आपके साथ फिर बाद में शेयर कर लूँगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।